बदलते भारत की शान। नमस्कार, कार्यक्रम खेत खलिहान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम आपके लिए खेती किसानी से जुड़ी हुई ज्ञानवर्धक जानकारियां लेकर आते हैं और इसी कड़ी में आज इस कार्यक्रम में हम जानेंगे खीरा वर्गीय फसलों में समसामयिक कार्यों एवं तिलहनी फसलों की देखभाल के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। किसान भाइयों बहनों, ये मौसम खीरा वर्गीय फसलों के लिए बहुत ही उत्तम है। जिन किसानों ने खीरा वर्गीय फसलें लगा रखी हैं, उन्हें किस तरह के समसामयिक कार्य करने चाहिए एवं जो किसान खीरा वर्गीय फसलें लगाना चाहते हैं, उन्हें कौन सी वैज्ञानिक विधियों को अपनाना चाहिए, आइए जानते हैं कृषि विशेषज्ञ से। कद्दू वर्गीय या खीरा वर्गीय सब्जियों में कई महत्वपूर्ण बेल वाली सब्जियां आते हैं, जैसे लौकी, करेला, तोरई, टिंडा, ककड़ी, सीताफल या काशीफल। इनको उत्तर भारत के मैदानी इलाके में हम दो समय जो है में बुआई करने की सिफारिश करते हैं। एक तो है बसंत ग्रीष्म ऋतु, जिसमें हम यही सिफारिश करते हैं कि किसान भाई इनकी बुआई फरवरी के आखिर में या मार्च के पहले हफ्ते, जब मतलब पाला पड़ने की संभावना कम हो जाती है, उस टाइम बुआई करते हैं। और दूसरी जो फसल है वो बरसात की फसल है। तो हम आज बरसात के फसल के बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले मैं ये आपको किसान भाइयों को बता दूं कि बरसात में कुछ ही जो है कद्दू वर्गीय सब्जियां आप सफलतापूर्वक लगा सकते हैं, जैसे लौकी, खीरा, चिकनी तोरी और बाकी करेला भी आप लगा सकते हैं। देखिए, जैसे कि हम सिफारिश करते रहते हैं कि इनकी जो बुआई है हम दो तरीके से करते हैं। या तो हम, जैसे कई बार हम बता चुके हैं कि एक तो नाली तथा थाल पद्धति है, जिसमें हम पूरब से पश्चिम, खेत में पूरब से पश्चिम की ओर नालियां बना लेते हैं और दोनों नालियों के बीच में जो जगह होता है उसको पौधों को फैलाने के लिए रखा जाता है और नालियों के ऊपरी हिस्से में हम थाल बना लेते हैं। थाल में जैसे जब थाल बनाएंगे तो थाल में आप थोड़ा अच्छी तरह उसको गड्ढे नुमा, थोड़ा उसको अच्छी तरह उसमें थोड़े से गड्ढा बना लीजिए। फिर उसमें थोड़ा सा गोबर की खाद हो सके और 1 से 2 ग्राम फ्यूराडान और करीब 5 से 6 ग्राम DAP आप हर गड्ढे में डाल दीजिए। मिश्रण अच्छी तरह बनाने के बाद गड्ढे को रख दीजिए, उसके बाद उसकी बिजाई कीजिए। ये तो एक तरीका है। लेकिन ये जो है ये बसंत ग्रीष्म ऋतु में तो इसमें काफ़ी सफलतापूर्वक आप हर एक कद्दू वर्गीय सब्जियों को लगा सकते हैं। लेकिन बरसात में अगर आपने इसी तरह का जैसे कि नाली तथा थाल पद्धति अपनाया, तो एक चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा। खेत जैसे ही आप तैयार करेंगे, पहली बात आपको ये ध्यान देना है कि खेत बिल्कुल समतल रहे, बिल्कुल कहीं भी उबड़ खाबड़ ना रहे, कहीं भी पानी जमने ना पाए। इस पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। पानी का निकास का अच्छा प्रबंध रखें। आप ये ध्यान रखें कि खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी रहे, लेकिन कीचड़ वाला नमी ना रहे। तो बुआई करने के लिए ये है कि आप हर एक थाल में 2-2 या 3 बीज दे दीजिए और करीब 1 हफ्ते बाद इसमें जर्मिनेशन हो जाएगा। जर्मिनेशन या अंकुरण होने के बाद जैसे इसमें 2 या 3 पत्ते या जैसे 4 पत्ते आएंगे, तो आपको इसमें एक कैफ्टॉप दवाई आती है, 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से उसमें आपको घोल बना के आपको जड़ों को नहलाना है। इससे पहले एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि इस मौसम में कई बीमारियाँ आती है, तो बुआई से पहले बीज का उपचार भी बहुत ज़रूरी है। बुआई से पहले आप बीज का उपचार करें। बीज का उपचार के लिए वही 2 ग्राम कैफ्टॉप प्रति केजी बीज के हिसाब से आप मिक्स कीजिए और उसके बाद आप बुआई कीजिए। आगे आपको देखना है कि मौसम को देखते हुए किसी भी तरह पानी जमने ना पाए, इसको देखना है। और उसके बाद करीब 15 दिन बाद या 20 दिन बाद काफ़ी जब पौधे थोड़े बड़े हो जाएंगे, तो आप यूरिया का एक खुराक दे सकते हैं। आमतौर पर हम यही सिफारिश करते हैं कद्दू वर्गीय सब्जियों के लिए, करीब 100 केजी नाइट्रोजन, 60 केजी फॉस्फोरस और 40 केजी पोटाश। तो पहले आपने DAP के तौर में जो दे दिया है, जो भी नाइट्रोजन दे दिया, बाद में आप करीब 40 केजी नाइट्रोजन 15 दिन बाद दे दीजिए इसमें, क्योंकि इसमें पौधों की भरभार होगी, वृद्धि होगी। और जब पौधों में भरभार हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, तो उसमें बीमारियां भी काफ़ी कम आएंगे। इस मौसम में एक बीमारी बहुत ज़्यादा आती है, जिसे हम कहते हैं मृदुलाशिता या डाउनी मिल्ड्यू।
इसमें आपको देखना है कि पत्ते के शुरू में इसका पहचान ये है कि पत्ते के ऊपरी सतह में पीले पीले धब्बे पड़ जाएंगे, और बाद में जैसे जैसे पत्ते ये बीमारी बढ़ती रहेगी तो पत्ता बिल्कुल भूरे रंग का हो जाएगा और पौधा सूख जाएगा। तो एहतियात के तौर पे मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि करीब जैसे 15 या 20 दिन बाद, हर एक 15 या 20 दिन के अंतराल में आप ये जो दवा है, एक रिडोमिल गोल्ड 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में आप इसका घोल बनाइए और पौधों में छिड़काव कीजिए। और साथ साथ इस मौसम में वायरस की बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा आती है, तो आप वायरस, देखिए वायरस ऐसा है कि जिसका नियंत्रण करना बहुत मुश्किल है, और ये वायरस को फैलाती है एक सफ़ेद मक्खी या चेपा, जो कि जब वातावरण में नमी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ये बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो इनको आपको रोकना है। तो पहले तो मैं आपको यही कहूँगा, जब भी बरसात में आप कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती करेंगे, खेतों के चारों तरफ आप मक्का लगा दीजिए, क्योंकि मक्का जो है ये आपको ये सफ़ेद मक्खी या चेपा से आपको रोकेगी। आपकी असली जो फसल है, जैसे खीरा वर्गीय, कद्दू वर्गीय सब्जी है, उसको बचाएगी। साथ साथ बीच बीच में आप खेतों में आप जैसे गेंदे के पौधे ये भी लगा दीजिए, क्योंकि गेंदे के पौधे एक तो जो भी सूत्रकृमि है मट्टी में उससे रोकेगी, कई और भी कीड़ों से आपके फसल को बचाएगी। इसके बाद शुरू में जैसे ही पौधे थोड़े बड़े होने लगेंगे तो एहतियात के तौर पे 15 या 20 दिन के अंतराल में आपको कीटनाशक दवाई है, जैसे मैं बता रहा हूँ, एक तो है इमिडाक्लोप्रिड। ये एक बहुत अच्छी दवा है जो कि सफ़ेद मक्खी चेपा को रोकता है, जितने भी सकिंग पेस्ट उनको रोकता है। तो इसका जो है करीब 4 ml 10 लीटर पानी में आप घोल बनाइए और इसको छिड़काव कीजिए। इसके करीब 2 हफ्ते बाद अब दूसरी एक दवाई होती है एसिडामिप्रिड, ये पाउडर में है। इसका भी करीब 3 से 4 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी में इसका घोल बनाइए और छिड़काव कीजिए। इससे आपको जो भी ये फल छेदक मक्खियाँ या चेपा नहीं आएगी, और जब ये चेपा या नहीं आएगी तो आपको वायरस वाली कोई बीमारी आपके पौधों में लगेगी नहीं। कभी कभी अगर आपको खेत में कोई भी वायरस वाली बीमारी लग जाए, जिसकी पहचान है पत्ते पीले हो जाते हैं, मुरझा से जाते हैं, कभी कभी पत्ते में बीच में पीले पीले धब्बे हो जाते हैं, जिसको मोज़ाइक की वायरस कहते हैं, हम मोज़ाइक वायरस की बीमारी कहते हैं। तो उस टाइप के अगर कोई भी पौधे दिखे, आप उसको उखाड़िए और किसी दूर जाके किसी गड्ढे में उसको दबा दीजिए। तो आपको वायरस से बचाना है, मृदुला आशिता जो बीमारियाँ या डाउनी मिल्ड्यू से बचाना है। साथ साथ एक चीज़ आप हमेशा, कई बार किसान भाई क्या करते हैं कि छिड़काव कर दिया है, छिड़काव करने के बाद तुरंत बारिश आ गई, तो छिड़काव का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो छिड़काव आप तभी कीजिए जब मौसम काफ़ी साफ़ हो। सुबह और शाम को छिड़काव नहीं कीजिए। दोपहर के टाइम जब मौसम बिल्कुल शुष्क होगा, मौसम बिल्कुल सूखा होगा, उस टाइम आप जो भी कीटनाशक दवा है इसका प्रयोग कीजिए। बरसात में गर्मियों के हिसाब से जो फसल की भरमार बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो अगर आपने खीरा लगाया तो एक नाली से दूसरी नाली के बीच में कम से कम 2 से 2.5 मीटर तक उसकी दूरी रखिए। लौकी जो है, तोरी जो है, काफ़ी ज़्यादा फैलता है, तो उसमें आप 4 से 5 मीटर दूरी में जो नाली है, नाली से नाली की दूरी जो है 4 से 5 मीटर रखें। और खीरा जैसे थोड़ा कम फैलता है तो उसमें आप पौध से पौध, जो थाल से थाल की जो दूरी है, वो करीब आप 2 फुट से 2.5 फुट रखें। और साथ साथ आप ध्यान रखें कि फल जो है मट्टी में ना लगे। अगर फल आपके मट्टी में लग जाए तो फल को सड़ने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए जैसे ही आपने देखा कि फल आपके तैयार हो गए हैं, तो उसके बाद आप फलों को नीचे हल्का घास डाल दीजिए ताकि आपके फल बच जाए, क्योंकि मिट्टी के सतह में आने से और पानी जैसे पड़ेगा तो फल के सड़ने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। जो भी कद्दू वर्गीय सब्जियाँ, खासकर करेला का या लौकी का, तोरी का, सबका मचान में करें। हमने अभी जो नई तकनीक निकाली है, जो कि हम किसान मेला में भी अपने किसान भाइयों को दिखाते हैं, कि आप पीवीसी पाइप से मचान बनाइए। अब पीवीसी पाइप में जैसे आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि जो असली जो उसका स्ट्रक्चर होगा वो करीब 1.25 इंच का पीवीसी होगा, और उसमें साइड में जो है आप 0.5 इंच का पीवीसी पाइप से आप रस्सी से बांध लीजिए। बहुत आसान स्ट्रक्चर है, और आर्च नुमा, गुम्बद नुमा उसका आकार होगा। और उसके बाद आप जैसे जैसे उसके जो स्ट्रक्चर है पीवीसी पाइप है, उसमें आप हल्का गड्ढा बना लीजिए। गड्ढा में मैंने जैसे पहले बताया है कि थोड़ा सा फ्यूरोडन, 2 से 3 ग्राम फ्यूरोडन और करीब 5 से 7 ग्राम DAP
और गोबर की खाद से अच्छी तरह मिश्रण बना के उसमें बिजाई कर दीजिए। और जैसे जैसे आपके जमाव होगी या पौधे बढ़ेंगे तो रस्सी से आप इसको ऊपर मचान पे चढ़ाते रहिए, तो इसी तरह पूरे मचान में पौधा अच्छी तरह फैल जाएगा। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, खासकर ये खीरे में आती है, शुरू में खीरे में और ज़्यादा, या लौकी में भी आ जाती है। शुरू में एक लाल कीड़ा आता है जिसे हम कहते हैं कद्दू का लाल भृंग, रेड पम्पकिन बीटल। ये शुरू में आता है और जैसे ही पत्ते या पौधे बड़े हो जाते हैं, पत्ते का आकार भी बड़े हो जाते हैं, तो इनकी संख्या काफ़ी कम हो जाती है। तो शुरू में आपको इस लाल भृंग, कद्दू का लाल भृंग के लिए से पौधों को बचाने के लिए एक मार्शल दवाई होती है, 2 मिलीलीटर प्रति लीटर मार्शल की जो दवाई है इसका आप छिड़काव कीजिए। साथ साथ जो वायरस की बीमारी है जिसको मैंने पहले ही बताया है कि सफ़ेद मक्खी या चेपा छिड़काव करते हैं, इसके लिए पूरे खेत में एक पीला ट्रैप होता है। पीला ट्रैप आप करीब, अगर 1 हेक्टेयर आपके खेत है तो करीब 30 से 40 पीला ट्रैप आप चारों तरफ लगा दीजिए। इसके अलावा जब फल आ जाते हैं तो इस मौसम में फलछेदक मक्खी, ये भी एक बहुत नुकसान करते हैं। तो इसमें किसान भाइयों को देखना चाहिए कि जैसे ही आप देखेंगे कि आपके फल टेढ़े हो रहे हैं, तो अगर फल टेढ़े हो रहे हैं, इसके 2 कारणों से, कभी कभी बारिश पड़ने के कारण परागण सही ढंग से नहीं होती। दूसरी, वो जब फल टेढ़ा है उसका मतलब उसके अंदर फलछेदक मक्खी है। तो पहले तो आपको जो भी इस टाइप से रोगग्रस्त फल है उनको आपको तोड़ना है, तोड़ के किसी दूर ले जाके गड्ढे में दबाना है। और शुरू में आप एक दवाई है स्पाइनोसिड, 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप छिड़काव कर सकते हैं। बाद में अब जैसे हमारे संस्थान के जो कीट विज्ञान विभाग है, उन्होंने एक फेरोमोन ट्रैप बनाया है। जैसे कि डब्बा होता है, उसमें एक दवा होती है मिथाइल यूजनल, जो कि ये जो भी ये मक्खियों को आकर्षित करता है। तो आप इस टाइप के ट्रैप बाज़ारों में भी मिलते हैं। अगर आपको बाज़ार में नहीं मिल सके तो हमारे पूसा संस्थान के कीट विज्ञान विभाग में आप संपर्क कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा जो भी बातें मैंने बताई, जो भी मेरा सुझाव है, जो भी हम लोग जैसे सिफारिश करते रहते हैं, अगर आपने इसको माना तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस बरसात के मौसम में जो कि बड़ा मुश्किल है अच्छा फसल लेना, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप काफ़ी अधिक उपज लेंगे, अधिक उपज लेके अधिक मुनाफा कमाएंगे। तो आपने जाना खीरा वर्गीय फसलों में समसामयिक कार्यों की। आगे बात होगी तिलहनी फसलों की देखभाल के बारे में। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम खेत खलिहान। किसान भाइयों बहनों, तिलहनी फसलों का हमारे लिए काफी महत्व है एवं किसानों को ये अच्छा मुनाफा भी दिलाती है। इस समय तिलहनी फसलों की देखभाल किस प्रकार करें, किन बातों का ध्यान रखें, ये जानने के लिए हमारी सहयोगी ज्योत्सना वाहल ने बात की कृषि विशेषज्ञ से। आइए देखते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में आज हम मौजूद हैं और हमारे साथ हैं डॉक्टर SS राठौर। डॉक्टर राठौर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। तो डॉक्टर राठौर से आज तमाम जानकारी लेंगे तिलहनी फसलों की देखभाल के बारे में। किसान साथियों, इस वक्त आपने भी खेतों में तिलहनी फसलें लगाई हुई हैं, तो आइए जानते हैं उनके संबंध में किस तरह से उनकी देखभाल करनी है। डॉक्टर राठौर, हमारे बहुत से किसान भाई बहन हैं जिन्होंने इस वक्त मूंगफली की फसल लगाई हुई होगी, तो वो किस तरह से उसकी देखभाल करें, किस तरह से प्रबंधन करें जिससे उनको पैदावार अच्छी मिल पाए? किसान भाइयों, खरीफ के मौसम में तिलहनी फसलों का विशेष योगदान है और तिलहनी फसलों में मूंगफली एक प्रमुख फसल है। तो ज़्यादातर कई जगह पर, जैसे उत्तर भारत में, इसके अलावा गुजरात में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में कई जगह पर लोग खरीफ के मौसम में मूंगफली की फसल लगाते हैं। कुछ बातों को अगर हम इस समय ध्यान दें तो हम अधिक पैदावार को सुनिश्चित कर सकते हैं। पहली बात तो यह है कि हम जानते हैं मूंगफली की फसल एक दलहनी फसल भी है। इसमें नोडुल्स बनते हैं और इसमें एक बैक्टीरिया होता है जिससे कि वातावरण जो हवा में नाइट्रोजन होती है वो फिक्स होती है। लेकिन एक साथ साथ में एक ये भी रहता है कि इन फसलों में वाटर, जैसे अगर पानी का ज़्यादा खेत में इकट्ठा हो जाता है तो इन फसलों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसलिए अगर इसमें कई क्षेत्रों में से बारिश ज़्यादा हो रही है
तो जल निकासी का उचित प्रबंधन करें। अगर पानी खेत में भरा रहेगा तो फसल को नुकसान हो सकता है। इसके अलावा कुछ चीज़ें जैसे हैं, मूंगफली की बुवाई करीब 30 से 45 दिन तक खरपतवारों का प्रकोप काफ़ी रहता है, और ये अवस्था जो होती है वो क्रिटिकल अवस्था होती है खरपतवारों के लिए। और खरपतवार अगर इस समय 45 दिन तक खेत में रहते हैं तो मूंगफली की उपज में करीब 50% तक की कमी आ जाती है। इसलिए पूरा ध्यान रखें कि खरपतवारों का नियंत्रण हो सके। जिन किसान भाइयों ने बुवाई के तुरंत बाद पेंडामिथिलिन शाकनाशी का प्रयोग किया है, उसके बाद एक निराई गुड़ाई कर ली है, वहाँ तो खरपतवारों की समस्या उतनी नहीं होगी। लेकिन अभी भी अगर खरपतवारों की समस्या है तो इस समय भी कुछ शाकनाशी हर्बिसाइड से बोलते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें एक तो आता है इमेजाथाइपर और दूसरा है फिजोलोफॉप इथाइल। इन शाकनाशियों की करीब 50 ग्राम मात्रा की आवश्यकता होती है 1 हेक्टेयर के लिए। इनका अगर आप उपयोग करते हैं तो काफ़ी हद तक आप जो है खरपतवारों को नियंत्रण कर सकते हैं। कहीं पर बारिश की कमी होती है, खेत में अगर नमी की कमी है तो नमी को इस अवस्था पर सुनिश्चित करें, क्योंकि होता क्या है कि मूंगफली की फसल में इसमें पुष्प अवस्था में आ जाती है, फूल अवस्था में होती है, और ये फूल में क्या होता है कि ज़मीन के अंदर जाते हैं और वहाँ पर जा कर के फिर ये फली का विकास होता है। तो ये जो फूल ज़मीन के अंदर जाते हैं उसको हम पैक बोलते हैं, और इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं पैकिंग। तो ये ज़मीन के अंदर घुसते हैं, तो उसमें अगर ज़मीन में नमी अच्छी होगी, उपयुक्त होगी, तो ये इनकी जो पैकिंग की प्रक्रिया है वो सामान्य रूप से होगी। इसके अलावा अगर आपको दिखता है कि इसमें जिंक की अगर कमी है या बोरोन की कमी है, तो जिंक की कमी के लिए करीब 5 ग्राम ये जिंक सल्फेट को 1 लीटर में मिला करके, साथ में इसमें लाइम जो चूना होता है वो करीब 2.5 ग्राम लेकर के 1 लीटर में मिला करके इसका प्रयोग करें। या इसके बोरोन के लिए जैसे बोरेक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसके करीब 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस अवस्था में कुछ बीमारी और कीटों का प्रकोप भी होने लगता है मूंगफली की फसल में। बीमारियों में से टिक्का जो एक बीमारी है, अगेती टिक्का, इसका ये फफूंदी जनित बीमारी होती है और इसकी वजह से काफ़ी नुकसान होता है। टिक्का में आप देखेंगे फसल पे गोलाकार अर्धगोलाकार पीले रंग के धब्बे बनने लगते हैं पत्तियों के ऊपर में। बाद में ये पीले रंग के धब्बे होते हैं वो भूरे रंग में बदल जाते हैं, पत्ती सूख के पौधा मरने लगता है। तो ये फफूंदी जनित बीमारी है। इस बीमारी को रोकने के लिए पहली बात, अगर आप देखें खेत में अगर आपके हर साल ये बीमारी आती है तो आप इस चीज़ को सुनिश्चित करें कि मूंगफली के साथ में कुछ अनाज वाली फसलें जैसे बाजरा या ज्वार को आप अंतः फसल पिलाड़ी में लगाते हैं 3 और 1 के अनुपात में, तो काफ़ी हद तक जो है इस जो फफूंदी है इसका अटैक कम हो जाता है। इसके अलावा अगर आपके खेत में बीमारी के लक्षण आपको दिख रहे हैं तो इस अवस्था पर आप कुछ फफूंदी नाशक होते हैं, जैसे कि अभी कार्बेंडाजिम, इसकी करीब 1 से 1.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। इसके साथ साथ में अगर ये नहीं है तो मैनकोजेब 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से 5 लीटर पानी में मिला करके अगर आप इसका छिड़काव करते हैं तो टिक्का बीमारी जो है इसको आप रोक सकते हैं। निमेटोड का आपको लग रहा है कि आपके खेत में समस्या है तो आप मूंगफली लगाने से पहले गर्मियों में गहरी जुताई करें। इसके साथ साथ प्लास्टिक की मल्चिंग जैसे आप करते हैं, इसको हम बोलते हैं सॉइल सोलराइजेशन, उसके द्वारा भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और इस अवस्था पर जैसे कुछ नेमेटोडिसाइड्स होते हैं, कुछ जो नेमेटोड को मारते हैं दवाइयाँ होती हैं, जैसे कि कार्बोफ्यूरॉन होता है, उसकी करीब 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप इस्तेमाल करेंगे तो इसको कुछ काफ़ी हद तक आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे नीम की खली और अंडे की खली, इनके करीब इन दोनों को करीब 250-250 किलोग्राम मिला करके और सल्फो कार्बोफ्यूरॉन करके एक दवाई होती है उसके साथ मिला करके इस अवस्था पर अगर आप स्प्रे करते हैं तो भी आप नेमेटोड के इन्फेक्शन को कम कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जैसे कुछ वायरस को फैला इसमें कुछ बीमारी होती है, जैसे बर्ड निक्रोसिस बोलते हैं, कलिका जो होती है उसको उसमें सड़ने लगती है और ख़त्म हो जाती है। तो कलिका सड़न को रोकने के लिए ये बीमारी वायरस से होती है और वायरस जो फैलता है वो कीटों से फैलता है। जो रस चूसने वाले कीड़े होते हैं जैसे कि थ्रिप्स होता है, आपका माहू होता है, वो उस वायरस को फैलाते हैं। तो ये बर्ड निक्रोसिस या कलिका गलन को रोकने के लिए आपको इस कीड़े को मारना पड़ेगा, थ्रिप्स या माहू को मारना पड़ेगा। उसको मारने के लिए एक दवाई आती है डाइमेथोड, इसकी 0.3% की मात्रा को लेकर के आप छिड़काव करते हैं तो इसका जो खेत में जो आगे जो फैलाव होता है वो रुक जाता है और ये काफ़ी हद तक आप इसको नियंत्रण कर सकते हैं। तो अभी आपने बहुत विस्तार से जानकारी हासिल की किस प्रकार से आप मूंगफली की फसल में देखभाल कर सकते हैं। डॉक्टर राठौर, अब हमारे किसानों को आप ये बताएं कि जो सोयाबीन की फसल, जिन किसानों ने सोयाबीन की फसल का चुनाव किया है, वो अभी क्या क्या देखभाल कर सकते हैं अपनी फसल में जिससे उनको भी अच्छी पैदावार मिले। सोयाबीन में भी जैसे आप देखेंगे ये भी एक दलहनी फसल है
तो इस अवस्था पर आप देखेंगे, पहली बात तो यह है कि हमको खरपतवार नियंत्रण करने के लिए प्रयास करना चाहिए। अगर बुवाई के तुरंत बाद, जैसे हमने मूंगफली में भी बात की, पेंडामिथिलिन का आपने स्प्रे किया हुआ है और बाद में एक निराई गुड़ाई कर दी है, तो आप इसमें खरपतवारों का प्रकोप काफ़ी कम हो जाता है। लेकिन इसमें आपको अगर खरपतवार दिख रहे हैं तो एक निराई गुड़ाई कर दें। अगर वो नहीं हो पा रहा है तो जैसे कुछ पोस्ट इमरजेंस शाकनाशी होते हैं जिसमें कि इमेजाथाइपर होता है, इसकी 50 से 75 ग्राम मात्रा को 1 हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। या इसके अलावा फिजोलोफब इथाइल, उसकी भी करीब 75 ग्राम मात्रा पर हेक्टेयर के हिसाब से अगर आप प्रयोग करते हैं। और साथ ही में आप देखेंगे सोयाबीन भी एक दलहनी दाल वाली फसल, मतलब दलहनी ग्रुप की फसल है, तो इसमें भी गांठें बनती हैं और ये जो है हवा से नाइट्रोजन को फिक्स करता है। तो इसके लिए भी मिट्टी में हवा का आवागमन अच्छी प्रकार से होना चाहिए। इसलिए ज़रूरी है जहाँ पे अगर बरसात अधिक हो रही है और मिट्टी भारी है तो पानी अगर इकट्ठा हो रहा है तो हमको जल निकासी का प्रबंधन करना चाहिए बढ़िया तरीके से। मतलब खेत में जल ज़्यादा नहीं भरा होगा, ज़्यादा भरा होगा तो फसल की बढ़वार पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ साथ जहाँ पर अगर पानी की कमी है तो देखेंगे सोयाबीन में 3 अवस्थाएँ होती हैं, एक तो पौध की अवस्था, एक फूल की अवस्था, एक फली विकास अवस्था। ये 3 अवस्थाएँ पानी की कमी के लिए बहुत ही संवेदनशील होती हैं। तो अगर इन अवस्थाओं पर आपको लग रहा है कि सोयाबीन की फसल में पानी की कमी है तो आप एक कम से कम सिंचाई का प्रबंधन करें, जिससे आपको पैदावार में निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ इसमें कुछ कई प्रकार की ऐसे सोयाबीन में बीमारी या कीटों का प्रकोप भी होने लगता है। बीमारी की अगर हम बात करें तो जैसे रौली, सफ़ेद रौली, ये फफूंदी वाली बीमारी होती है, ये इसमें आने लगती है। सफ़ेद रौली जो है ये फफूंदी जनित बीमारी है, उसमें पत्तियां पूरी तरीके से पूरा पौधा धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाता है और इसमें उपज काफ़ी कम हो जाती है। इसके लिए जैसा कि है फंजिस जो कवकनाशी हैं, मैनकोजेब है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से अगर मिलाकर के इसका प्रयोग करते हैं तो सफ़ेद रौली को काफ़ी हद तक आप नियंत्रण कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक पीला मोज़ेक वायरस होता है, उससे भी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, पूरी फसल जो बर्बाद होने लगती है। तो ये पत्ती का रस चूसने वाले कीड़े होते हैं, थ्रिप्स, माहू वगैरह होते हैं, वो इसको फैलाते हैं। तो इस कीड़े को आप रोकथाम करने के लिए एक इंसेक्टिसाइड या ये कीटनाशी होता है, इसको बोलते हैं डाइमेथोड, इसकी 0.3% मात्रा को आप अगर छिड़काव करते हैं तो आप इसके फैलाव को इसके आपके खेत में और ज़्यादा ना फैलने पाए उसको आप कम कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जैसे सोयाबीन में और भी कुछ कीड़े आते हैं, जैसे कि तना मक्खी होती है और इससे भी काफ़ी नुकसान होता है। तो पूरे धीरे धीरे करके पूरा पौधा ख़त्म हो जाता है। तो इसको नियंत्रण करने के लिए आप जो है कुछ इंसेक्टिसाइड जैसे क्लोरफारीफास है, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे तो सोयाबीन में भी हम अधिक पैदावार ले सकते हैं। तो किसान साथियों, अभी आपने ये भी जाना कि किस तरह से सोयाबीन की फसल में आप देखभाल कर सकते हैं। आज के कार्यक्रम में हम आपको जानकारी दे रहे हैं तिलहनी फसलों की देखभाल के बारे में। डॉक्टर राठौर, एक आखिरी सवाल, जो हमारे किसान हैं जिन्होंने तिल की फसल ली हुई है, वो किस प्रकार से देखभाल कर सकते हैं, कैसे प्रबंधन करें अपनी फसल का, जिससे उनको भी अच्छा उत्पादन मिले अपनी फसल से? अब इस समय ये फसल आपकी मतलब बढ़वार की अवस्था में होगी। एक बात इस फसल के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस फसल में भी ये पानी की कमी को तो सहन कर लेती है। एक बार अगर ये पौधे जम जाते हैं और खड़े हो जाते हैं तो अगर पानी की कमी है तो ये इस फसल की ये विशेषता होती है कि कम पानी में भी ये अच्छी पैदावार या अपने को ये इसमें सहन करने की क्षमता होती है और ये अपनी बढ़वार को बनाए रखती है, पैदावार भी ठीक ठाक मिल जाती है। लेकिन बहुत ज़रूरी बात यह है कि इस फसल में भी खेत में पानी को आप इकट्ठा न होने दें। इस फसल में भी जैसे आप देखेंगे इस अवस्था पर 30 से 40 दिन की अवस्था जो है खरपतवार अगर खेत में है तो ये क्रांतिक अवस्था होती है और खरपतवारों की वजह से काफ़ी कमी आ जाती है। और खरपतवार न केवल सीधी तरीके से प्रतिस्पर्धा करके हमारी फसल की उपज को कम करते हैं, बल्कि क्या करते हैं कि कई सारी हमारी जो बीमारी हैं फसल की और उनके कीटाणु हैं वो इन खरपतवारों पर पनपते हैं, बाद में ये हमारी फसल पर आकर भी अटैक करने लगते हैं और इससे काफ़ी नुकसान हो जाता है। इसलिए खरपतवारों का आप ठीक प्रकार से नियंत्रण करें और इसके लिए निराई गुड़ाई तो बढ़िया तरीका ही है। अगर निराई गुड़ाई कर सकते हैं तो वो करें। इस अवस्था पर इस फसल में कुछ बीमारियों का भी आपको लक्षण दिखाई देने लगते हैं। पौध विगलन की समस्या आती है, आप देखेंगे पौधे सूखने लगते हैं, जब उखाड़ के देखेंगे तो नीचे से पूरा जो है गलने लगता है। तो ये फफूंदी जनित बीमारी होती हैं। इस बीमारी को रोकने के लिए रेडोमिल MZ इसका फफूंदीनाशक का आप इस्तेमाल करें
और इसके साथ साथ बैक्टीरियल ब्लाइट भी आता है, जिसकी वजह से पूरा पौधा जो है ब्लाइट जो इस तरह के लक्षण आने लगते हैं, पूरी जो है पौधा सूखने लगता है, तो ये बैक्टीरिया से फैलता है। इसके लिए आपको जैसे स्ट्रेप्टोसाइक्लिन एक आती है, उसको 500 ppm की मात्रा का इस्तेमाल करें। साथ में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड करीब 2.5 किलोग्राम इसका भी प्रयोग करें। इन दोनों को मिलाकर के प्रयोग करते हैं तो इस बैक्टीरिया ब्लाइट को आप अच्छे से नियंत्रित कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक बीमारी आती है जिसको बोलते हैं सर्कोस्पोरा, जो पत्ती पे धब्बे बन जाते हैं, यही फफूंदीजन्य बीमारी है। तो इस बीमारी को रोकने के लिए आप मैनकोजेब का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैनकोजेब के लिए 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर में पानी में मिला करके इसका स्प्रे करें। इसके अलावा कार्बेंडाजिम का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये एक और सबसे गंभीर बीमारी इस फसल की है, वो है फिलौडी। फिलौडी में क्या होता है कि इसमें फूल नहीं बनता है, पूरा पौधा गुच्छा के रूप में होने लगता है, और जब फूल नहीं बनेगा तो उसमें कैप्सूल भी नहीं बन पाते हैं। कैप्सूल नहीं बनेगा, बीज भी नहीं बनता है, और पूरी हमारी फसल बेकार हो जाती है। और ये फिलौडी बीमारी है, ये भी जो है कीटों के द्वारा फैलाई जाती है। जैसे चूसने वाले, जो रस चूसने वाले कीड़े होते हैं, तो इसमें जैसे थ्रिप्स हो गया, माहू हो गया, वो फैलाते हैं। तो इसके कंट्रोल करने के लिए ऑक्जेडिमेटोन मिथाइल इसके करीब 0.8 लीटर मात्रा को 1 हेक्टेयर के हिसाब से अगर आप प्रयोग करते हैं तो इसके फैलाव को आप अपनी फसल में रोक सकते हैं। इसके अलावा थ्रिप्स के लिए जैसे मैंने पहले बताया 0.3% ये इमिडाक्लोर, ये 0.3% डायमेथोर्स का स्प्रे करेंगे तो इसको भी काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो इन बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे इन फसलों में, तो निश्चित रूप से खरीफ के मौसम में तिलहनी फसलों से अधिक पैदावार लेके अधिक मुनाफा कमा सकते हैं और अपनी जो है खेती को और अच्छा लाभदायक बना सकते हैं। तो डॉक्टर राठौर, आपने इतना समय दिया और हमारे दर्शकों तक इतनी अहम जानकारी पहुंचाई तिलहनी फसलों के संबंध में, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा इस वक्त किस तरह तिलहनी फसलों की देखभाल की जाए। कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपको बताया खीरा वर्गीय फसलों में समसामयिक कार्यों के बारे में। हमें उम्मीद है कि इन जानकारियों का लाभ आप जरूर उठाएंगे। इसी के साथ कार्यक्रम खेत खलिहान की आज की कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।